करीब 3000 बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को आखिरकार सरकार ने निकाल दिया। सेवा सुरक्षा अधिकार है। सेवा सुरक्षा अधिकार है। सेवा सुरक्षा अधिकार है। जब ये स्थिति बनने लगी कि नहीं, नौकरी पे खतरा है, गड़बड़ हो सकता है मामला, नौकरी जा सकती है, तो बीएड के लोगों ने, यानी जिनको नौकरी मिली थी, उन्होंने आंदोलन की, सुगबुगाहट उनके अंदर आई। अब चूंकि सरकार सुशासन की है, इसलिए ये सवाल भी नहीं है कि जब विधानसभा में सरकार नहीं बताया कि रिक्त पदों का हिमालय जैसा ढेर है, तो इनको निकालने के बजाय विभाग में ही समायोजित करने का प्रयास क्यों नहीं हो गया। आपकी पार्टी की सरकार ने उन्हें जेल भेज दिया है। वो आपकी पार्टी के कार्यालय में आके धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जेल भेज दिया है उनको। तो अब गुस्सा मत होइए प्लीज़, अब शांत हो जाइए, बिल्कुल नाराज मत होइएगा। करीब 3000 बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को आखिरकार सरकार ने निकाल दिया। इस आदेश के पीछे वजह हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट की अदालती प्रक्रिया बताई गई है, जो कि है भी। जिन 2900 शिक्षकों को निकाला गया है, उनके सामने भविष्य का संकट सामने आ गया है। वो शिक्षक ये कहते हैं कि हमारा कोई दोष नहीं है। गौर से देखें तो लगता है कि उनके तर्क में दम भी है। बहरहाल उन्हें निकाल दिया गया। तो उनका विरोध प्रदर्शन कहिए या नौकरी में बनाए रखने या बचा लेने की गुहार कहिए, ये सारे लोग बीजेपी कार्यालय पहुंच गए। बीजेपी कार्यालय के दरवाजे पर बैठ गए, भजन करने लगे, गेट पे लटक गए। पुलिस आई, उन्हें वहां से हटाया तो ये सड़क पर जाकर बैठ गए। और इसके बाद इनमें से 30 आंदोलनकारियों को पुलिस ने प्रतिबंधात्मक धाराओं में जेल में भेज दिया। सरकार ये दर्शाती है, बल्कि दर्शाती रही है, कि उसे इन बीएड डिग्रीधारियों से सहानुभूति है। लेकिन अब उस सहानुभूति की तीव्रता को ऐसे समझिए कि करीब 5 महीने से बीएड डिग्रीधारियों का मसला चल रहा है, आंदोलन के स्वरूप में। सुगबुगाहट भी रही, फिर आंदोलन में भी ये आ गए। मगर इन 5 महीनों में सरकार कोई दशा दिशा ही तय नहीं कर पाई कि आखिरकार इस मसले का समाधान कैसे होगा। आज 2 जनवरी है और सरकार के नीति निर्धारक माने जाने वाले अधिकारी बार बार इस मसले पे समिति गठित करने की बात कहते हैं। अखबारों को आप देखेंगे तो उसमें ये जानकारी दी गई है कि समिति गठित हो गई है मुख्य अतिथि की अध्यक्षता में। लेकिन अभी इस वक्त जब मैं आपको ये खबर बता रहा हूं, या जब तक कि आप तक ये खबर पहुंचेगी, अभी तो खैर करीब 12:30 बज रहा है, 2 जनवरी की तारीख है, अभी तक कोई समिति गठित हो जाए इसका कोई लिखित आदेश जारी नहीं हुआ है। ये जरूर बताया गया है कि एक सैद्धांतिक सहमति बनी है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बने जो इस मसले का समाधान करे। तो आखिरकार ये मसला क्या है और इसमें जटिलताएं क्या है, पेच क्या है, क्यों बीएड के अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि दोष हमारा कुछ भी नहीं है। सरकार भी समझ रही है कि दोष इनका नहीं है, सहानुभूति इनके साथ रखी जानी चाहिए। लेकिन इस समाधान और सहानुभूति के शब्दों का जो माया जाल है और उसका जो वास्तविकता है वो क्या है, वही बताने आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि पूरा मसला क्या है, विषय क्या है, हंगामा क्यों है, क्या है विषय। विषय ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय में ये माना कि जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने के लिए अपात्र हैं, अमान्य हैं। यदि प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाना है तो उसके लिए डीएड के जो डिग्री धारक या उस उपाधि धारक जो व्यक्ति हैं वो उसके पात्र होंगे। ये फैसला आया था 11 अगस्त 2023 को। जैसे ये फैसला आया तो बीएड के जो अभ्यर्थी थे वो अपात्र हो गए प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने के लिए। लेकिन छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में चूंकि विषय यही का है, तो इसको समझने के लिए आपको पहुंचना होगा वर्ष 2019 में। 2019 में राज्य सरकार ने राजपत्र में एक प्रकाशन किया और कहा कि जो बीएड के अभ्यर्थी हैं या बीएड के जो उपाधि धारक हैं, उनको 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स कराया जाएगा और उसके बाद प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने के लिए मान्य किया जाएगा। ये 2019 का राजपत्र है। 2023 मई 2023 में इसी राजपत्र के आधार पे एक भर्ती निकाली राज्य सरकार ने और ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई मई 2023 में और 2 जुलाई 2023 को इस परीक्षा के परिणाम भी आ गए, भर्ती सूची लिस्ट भी आ गई, इसका मेरिट भी आ गया।
लेकिन इसके पहले की इनकी नियुक्ति होती 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश आ गया जिसमें कहा गया कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए बीएड धारक पात्र नहीं होंगे, वो मान्य नहीं है। अगर उनको पढ़ाना है तो डीएड ही चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो डीएड के जो अभ्यर्थी थे वो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है, इस आदेश के तहत ये जो भर्ती है इसमें हमारी भूमिका को स्पष्ट कीजिए, हमें नौकरी दिलवाइए। अब जब ये याचिका दायर हुई तो हाईकोर्ट ने 21 अगस्त को जो बीएड की भर्ती हुई थी उसकी काउंसलिंग पे रोक लगा दी। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ जो बीएड के अभ्यर्थी थे वो सुप्रीम कोर्ट गए और इस एक अंतरिम राहत उनको मिली कि जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है उसमें उनको शामिल होने का मौका मिलना चाहिए। ये नियुक्ति प्रक्रिया चालू हो गई। बीएड के इन अभ्यर्थियों को 21 सितंबर 2023 को नियुक्ति पत्र मिल गया है। लेकिन इस नियुक्ति पत्र में लिखा गया कि ये जो नियुक्ति है ये हाईकोर्ट के आदेश के अधीन होगी, क्योंकि जो डीएड के अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की थी वो याचिका तो चलायमान ही थी, वो चल ही रही थी। सुप्रीम कोर्ट से बीएड के अभ्यर्थी जाके एक अंतरिम राहत ले आए थे, इसीलिए सरकार ने लिखा कि आपको नियुक्ति हम दे रहे हैं, लेकिन जो भी अंतिम फैसला होगा हाईकोर्ट का ऑर्डर जो होगा उसके अधीन आपकी नियुक्ति होगी। अब ये डीएड के अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई चलती रही और इस पर फैसला आया 2 अप्रैल 2024 को। इस फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि जो बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं उनको पदमुक्त करिए आप और वहां पे डीएड के अभ्यर्थियों को नौकरी दीजिए। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार भी सुप्रीम कोर्ट गई, बीएड के अभ्यर्थी भी सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन 28 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी याचिकाओं को रद्द कर दिया और ये कहा कि हाईकोर्ट का जो आदेश है वो सही है, वही मान्य होगा। अब जब सुप्रीम कोर्ट से याचिका रद्द हो गई तो डीएड के अभ्यर्थी हाईकोर्ट फिर पहुंच गए कि उनकी याचिका रद्द हो गई है साहब, और आपने जो हमें आदेश दिया है 2 अप्रैल 2024 का जिसमें हमें नौकरी देना है उस आदेश का पालन नहीं हो रहा, ये कंटेम्प्ट है। तो अब इस पर याचना थी इस याचिका की, उस पर सुनवाई शुरू हुई और हाईकोर्ट के रुख से ये समझ में आ गया था कि ये अवमानना का मसला बन सकता है। इसी बीच शीतकालीन अवकाश हाईकोर्ट में लग गए और शीतकालीन अवकाश 2 तारीख यानी आज ही 2 जनवरी को समाप्त होंगे। आज से हाईकोर्ट में हियरिंग शुरू होगी। तो इसी हफ्ते इसी पखवाड़े इस याचिका पे सुनवाई थी और ये सरकार भी समझ गई थी कि अब यदि नियुक्ति डीएड के अभ्यर्थियों की नहीं की गई तो ये अवमानना का मसला बनेगा। सरकार के अधिकारी ये जानते थे कि यदि कंटेम्प्ट का मामला बना तो पार्टी वे बन जाएंगे और उसके बाद फिर सरकार ने 2 आदेश जारी किए। पहला आदेश जारी किया जिसमें यह कहा कि डीएड के जो अभ्यर्थी हैं उनको उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार नौकरी पे रखने की व्यवस्था की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाए, और उसके 1 दिन के बाद एक नया आदेश जारी किया जिसमें कहा कि बीएड के अभ्यर्थियों को अब नौकरी से बाहर किया जाता है। तो ये जब बीएड के अभ्यर्थियों को बाहर निकालने की बात आई तो यहीं पे बवाल और बखेड़ा शुरू हुआ। बीएड के अभ्यर्थियों का शुरू से बस एक ही प्रश्न है कि राजपत्र में प्रकाशन सरकार ने किया, उस प्रकाशन के आधार पर भर्ती सरकार ने निकाली, हमने तो सिर्फ आवेदन दिया और हमारी योग्यता के आधार पर हमारा चयन हुआ और हमें सरकार ने नौकरी दी। अब सरकार हमें नौकरी से क्यों निकाल रही है, हमारा क्या दोष है? बीएड के वे अभ्यर्थी जो इस पूरे व्यवस्था के शिकार कह लीजिए हो गए हैं, उनका जो कुछ कहना है वो यहाँ है, देखिए। सर, मेरा नाम जितेश्वरी है और मैं बस्तर संभाग में कांकेर जिले के नरहरपुर ब्लॉक में पदस्थ हूँ, सहायक शिक्षक। आप लोगों का विषय क्या है, समस्या क्या है? सर, हमारी समस्या ये है कि सबसे पहले तो 2010 में एनसीटी का गजट आया था जिसमें डीएड को बस मान्य किया गया था प्राइमरी शिक्षक के लिए। फिर उसमें पर्याप्त कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे थे तो उसमें 2018 में संशोधन करते हुए बीएड को भी शामिल किया गया प्राइमरी शिक्षक के लिए। फिर क्या हुआ कि राजस्थान के केस है 2018 का, वो क्रैश हो गया। इसको फाइनल इसका डिसीजन आया 11 अगस्त 2023 को। तब तक हमारी सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, हमारा रिजल्ट आ चुका था, बस नियुक्ति बाकी थी। और इस स्थिति में हमको निकाला जा रहा है, मतलब हमारी नियुक्ति ही नहीं ली जा रही थी। फिर हम कोर्ट गए, अंतरिम राहत के तहत हम अंदर आए और फाइनल अभी
ये हुआ कि हमको बाहर करने का डिसीजन आया कोर्ट से। तो अभी सरकार के खिलाफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का लगा हुआ था, जिसमें 10 दिसंबर को रिजल्ट आया। तो हमारे लिए स्थिति जो है बहुत ही ज़्यादा प्रतिकूल है। तो उसी को देखते हुए कि हमारे साथ क्या होगा, सरकार की प्रतिक्रिया हमारे लिए क्या है, उसी के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं सर, तूता धरना स्थल में। मिलन सिंह पटेल। मिलन, विवाद क्या है? आप लोग को ऐसा क्यों लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आ गया है तो उसके बाद आप लोग ऐसा आंदोलन करेंगे तो क्या सरकार दबाव में आ जाएगी? ऐसा देखिए मानते सर, हम तो सरकार दबाव पे आएगी हम सोच ही नहीं सर रहे हैं। हम बस उनके ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं, क्योंकि हमको इसलिए भी भरोसा है, जब यही सरकार आज जो वर्तमान सरकार है विपक्ष में थी, तब भी हमारे समस्याओं को उठाती रही। लेकिन आज हम लोगों को उनका ध्यान आकर्षण इसलिए भी करना पड़ रहा है क्योंकि आज वो मौन है, और उनकी मौन हमको खल रही है कि हम आज ऐसा स्थिति हो गया है कि जो बातें उभर के आ रही है, जो समस्याएं हमारे साथ दिखाई दे रही है। और इस बीच में ऐसा भी हुआ कि इसी तरबदर में एक हमारी महिला शिक्षिका भी थी, है ना, जो एक्सीडेंट का शिकार हुई। अगर वो जाती नहीं, अपने नौकरी बचाने के लिए प्रशासन के पास पहुंचती नहीं, तो शादी होता भी नहीं। तो ये सारी चीज़ें समस्या आ रही है। अभी तो ऐसा भी है कि बहुत लोगों का ऐसा समस्या है कि जो बयां भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आप बताइए, ऐसी स्थिति में हम ध्यान आकर्षण ना करें तो फिर क्या करें? हम भी जानते हैं 3000 कोई तादाद इतनी बड़ी बात नहीं है कि सरकार दबाव में आ जाए, लेकिन सरकार का ध्यान आकर्षण तो कर सकते हैं ना। सरकार को ये बता सकते हैं, क्योंकि सरकार लोकतंत्र में पालनहार होता है। उसकी समस्याओं को उसको समझना पड़ेगा सरकार को कि कैसे समस्या आ रही है। क्योंकि अगर आप विपक्ष में रहते हुए बात कर सकते हैं तो आज आपके पास पावर है, आप कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ी बात सर, और मजे की बात यह है कि जहाँ से ये समस्याएं शुरू हुई राजस्थान से, आज राजस्थान सरकार ही सारे लोगों को समायोजन करके इस चीज़ को ख़त्म कर चुकी है। तो भी अगर रास्ता नहीं होता गवर्नमेंट के पास, तो ऐसा होता ही नहीं। तो गवर्नमेंट के पास तो है सर रास्ता, आसानी से सीखती है। वो चाही तो हम लोग को 1 मिनट में हम लोग को बचा सकती है, बस उनकी घोषणा की बात है। पर नहीं लोग की मदद कर पाती है, ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो आप क्या मुझे ये बता सकते हैं कि ऐसे कितने आपके सदस्य होंगे जो एज बार हो गए, उनको दोबारा नौकरी नहीं मिलेगी, या वो बहुत मतलब एक ही व्यक्ति है जो परिवार चला रहा है, ऐसी स्थितियां हो जाएंगी? ऐसे कितने लोग होंगे? ऐसे लगभग मैक्सिमम लोग हैं। नहीं करके अगर 3000 में बोलेंगे तो कम से कम 2000 क्रॉस है। मैं खुद हूँ कि मैं अपने घर में इकलौता हूँ। मेरे घर में मेरे पिताजी भी नहीं थे। मैंने अपनी पढ़ाई अपने दम पे की है, और जो भी मैंने किया, सुबह शाम ट्यूशन करता था, और मैंने पूरा MSc B.Ed, यहाँ तक कि मैंने PGDYS और बहुत इंजीनियरिंग की डिग्री भी मैंने हासिल की है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे सर यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी फैमिली से नहीं है, या तो बहुत मीडियम फैमिली से, या उससे भी नीचे फैमिली से हैं। अगर ये सब कुछ भी बड़ी फैमिली से होते तो कोई यहाँ पर कोई नहीं खड़ा होता। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ नौकरी के लिए नहीं खड़े हैं। हमारा जो विश्वास था राजपत्र के ऊपर, उस राजपत्र पे हम ट्रस्ट करके अपनी भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करके हमने नियुक्ति पाई है। अगर आज हमको निकाला जाता है तो सिर्फ हमारी नौकरी नहीं जाती, हमें अपने स्वाभिमान से हाथ धोना पड़ेगा। और एक स्वाभिमानी व्यक्ति, एक शिक्षक, अगर शिक्षक का स्वाभिमान जाता है तो राष्ट्र का स्वाभिमान जाता है। यही बीजेपी गवर्नमेंट है, RSS है, जो बोलती है कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। जहाँ गुरुओं का ही मान सम्मान या गुरुओं का स्वाभिमान नहीं रहेगा तो भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? तो हाईकोर्ट के रुख से ये करीब करीब तय था कि नौकरी जानी है। B.Ed के जो अभ्यर्थी हैं उनकी नौकरी जाएगी, वो नौकरी पे नहीं रहेंगे। लेकिन इस सजा को भुगतने के लिए B.Ed के डिग्री धारक जो नौकरी पा चुके थे वो तैयार नहीं थे, क्योंकि उनका तर्क वही था, हमारा दोष क्या है, हमारी गलती क्या है, हमें किस बात की आप सजा दे रहे हैं। सरकार के गजट नोटिफिकेशन ने व्यवस्था दी, उसी आधार पर सरकार ने नौकरी की भर्ती निकाली, हमने भर्ती के लिए आवेदन दिया और हमारी भर्ती हो गई। तो जब ये स्थिति बनने लगी कि नहीं नौकरी पे खतरा है, गड़बड़ हो सकता है मामला, नौकरी जा सकती है, तो B.Ed के लोगों ने, यानी जिनको नौकरी मिली थी, उन्होंने आंदोलन की, सुगबुगाहट उनके अंदर आई। तो सबसे पहले बैठकों का दौर शुरू हुआ। बैठकों के दौर के बाद एक पदयात्रा शुरू हुई जो सरगुजा से शुरू हुई थी रायपुर के लिए, लेकिन बिलासपुर में ही इस पदयात्रा को प्रशासन ने रोक दिया था। अब उसके बाद रायपुर का जो तूता है, तूता नया रायपुर की एक जगह है जहाँ पे जिनको भी धरना प्रदर्शन करके सरकार का ध्यान आकर्षित करना हो, उनके लिए सरकार ने वो जगह आरक्षित की है। तूता के मामले में ये भी जान लीजिए कि आंदोलन इसलिए होता है कि सरकार का ध्यान आकर्षित हो, लेकिन वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे सरकार तो दूर की बात, कान पे किसी के जूं तक नहीं रंगती। वो एक ऐसी जगह है
यानी उसका मोटा मोटा एक विषय ये मानिए कि सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था दी है, लो अपना चोंगा लगाओ, वहीं पे जो हल्ला करना है करो, जितने दिन आंदोलन करना है करो, व्यवस्था हमारे बीच में नहीं आनी चाहिए, हम अपना काम करेंगे। एक इसका जो आलोचक हैं तूता में आंदोलन स्थल बनाने के, वो इस रूप में इसको देखते हैं। बहरहाल तूता में आंदोलन शुरू हो गया। अब जब तूता में आंदोलन शुरू हुआ तो सरकार का ध्यान आकर्षण कराने के लिए धरना प्रदर्शन के साथ साथ इन बीएड के अभ्यर्थियों ने अपना मुंडन कराया। मुंडन कराने के बाद जल सत्याग्रह शुरू किया। जल सत्याग्रह के मायने ये अभ्यर्थी तालाब में उतर गए और पूरे दिन रहे वहीं पे, बल्कि बाहर निकलने को भी शाम को तैयार नहीं थे। बड़ी मुश्किलें, बड़ी कवायद के बाद उनको बाहर निकाला गया। तो इधर इनका यही कहना था कि हमको हमारी नौकरी से मत निकालिए, हमारा दोष नहीं है। और सरकार का ध्यान या प्राथमिकता या सबसे बड़ी चिंता थी कि जैसे ही हाईकोर्ट खुलेगा कंटेम्प्ट का नोटिस आ जाएगा। कंटेम्प्ट का नोटिस आएगा तो जवाब तो हम अधिकारियों को देना है, हम करें क्या। तो यदि डीएड के अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं दी जाती तो कंटेम्प्ट तय है, ये मान रही थी सरकार, जो सही भी है सरकार का मानना। और इधर बीएड के अभ्यर्थी कह रहे थे कि हमें नौकरी से मत निकालिए, हमारा उनका प्रदर्शन चल रहा था। तो इस कंटेम्प्ट की नोटिस की आहट और इस आंदोलन के बीच में सरकार ने, जैसा कि मैंने बताया आपको, 2 आदेश निकाल दिए। एक आदेश था जिसमें कहा कि डीएड के अभ्यर्थियों को नौकरी देना है, इसकी प्रक्रिया शुरू की जाए। और दूसरा आदेश था कि जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उनको अब नौकरी से बाहर किया जाता है। तो जैसे ही ये आदेश जारी हुआ, कुछ ऐसा हुआ कि बीएड के ये अभ्यर्थी, ये जिनको नौकरी मिल गई थी, ये लोग जेल पहुंच गए। ये क्या हुआ, क्या मसला है, वो आगे बताता हूं। मसला ये हुआ कि जब आदेश जारी हुआ कि बीएड के अभ्यर्थियों को नौकरी से हटाया जा रहा है, तो इनमें से कई लोग बीजेपी कार्यालय पहुंच गए। बीजेपी कार्यालय रोते बिलखते पहुंचे और इन लोगों की टेक, इनकी मांग, इनकी आग्रह बात सिर्फ एक थी कि हमें क्यों निकाल रहे हैं, हमारा कोई दोष नहीं है, सरकार आपकी है, मदद करिए। ये लोग बीजेपी कार्यालय के दरवाजे पे बैठ गए और भजन करने लगे। बीजेपी की तरफ से ये सूचनाएं प्रचारित हुई हैं कि ये दरवाजे को नुकसान पहुंचा रहे थे, दरवाजे पे झूल गए थे, दरवाजा टूट गया, कुछ चीज़ों में तोड़ फोड़ हुई। बहरहाल पुलिस आई, इन्हें वहां से हटा दिया गया। हटाया गया तो कुछ लोग सड़क पे बैठ गए, सड़क पे बैठ गए और रोड जाम कर गए। तो जब रोड जाम कर गए तो पुलिस ने फिर इन सबको हटाया और कईयों को साथ ले गई। और इन्हीं में से करीब 30 को प्रतिबंधात्मक धाराओं के साथ जेल में भेज दिया गया। अब एक विषय और इसी से जुड़ा हुआ जान लीजिए, स्थितियां थोड़ी और बेहतर समझ आएंगी। जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र था, अभी बीता हुआ दिसंबर 2024 का, उसका पहला दिन यानी 16 दिसंबर 2024, अतारांकित प्रश्न का भाग 3 और भाग 3 का पहला सवाल जो विधायक दीपेश साहू ने लगाया था, वो सवाल ये पूछ रहा था, अतारांकित ये सवाल, कि शिक्षक विहीन प्राथमिक स्कूलों की कुल संख्या कितनी है, सहायक शिक्षकों की रिक्त संख्या प्रदेश में कितनी है, प्राचार्य, व्याख्याता और प्रधान पाठकों की रिक्त संख्या की जानकारी मांग रहा था। वो प्रश्न ये जानकारी भी मांगता था कि इन विभिन्न पदों पे भर्ती के लिए सरकार की कोई कार्य योजना है, नवीन भर्ती के लिए है या नहीं है, और यदि है तो ये कब तक होगी। तो सरकार की ओर से जो लिखित जवाब आया था, जो भार साधक मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं, उनकी ओर से लिखित जवाब था। वो लिखित जवाब ये कहता है कि राज्य में 327 प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जहां शिक्षक नहीं हैं। राज्य में 24,636 सहायक शिक्षक के पद रिक्त हैं। प्राचार्य के 2,856, व्याख्याता के 13,024 पद खाली हैं। मिडिल स्कूल के प्रधान पाठक के 3,217 पद खाली हैं और प्राइमरी स्कूल के 3,724 पद खाली हैं। इस जवाब को पढ़ते हुए या सुनते हुए ये ध्यान रखिएगा कि जिन बीएड डिग्रीधारियों को निकाला गया है उनकी कुल संख्या है 2,900 के लगभग। अब इसी प्रश्न का एक हिस्सा था, एक विषय ये भी था कि रिक्त पदों की नवीन भर्ती के लिए सरकार की कोई कार्य योजना है या नहीं है। तो इस सवाल के जवाब में सरकार ने लिखा, जी नहीं, प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। पदोन्नति के मसले पर जरूर सरकार का जवाब था कि ये प्रक्रियाधीन मसला है, जब प्रक्रिया होगी
तो चूंकि प्रक्रिया साल भर चलती है, हमेशा चलती है, इस प्रक्रिया के तहत ये प्रक्रिया होते रहती है पदोन्नति वाली। तो ये एक अहम प्रश्न था जो राज्य में शिक्षा की यानी स्कूल शिक्षा में भर्ती के लिए कितने पद रिक्त हैं उसकी जानकारी सरकार खुद देती है। इस जानकारी के साथ इसे ध्यान रखिए कि सरकार ने 2900 बीएड डिग्रीधारियों को निकाला है, ये कहते हुए कि हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, इसलिए प्राइमरी स्कूल में इनको नहीं समायोजित किया जा सकता, वहाँ तो डीएड पढ़ाएंगे। लेकिन यही विभाग, यही सरकार विधानसभा में जवाब दे रही है कि 24,636 सहायक शिक्षक के पद रिक्त हैं। विधानसभा में लिखित जवाब है। सरकार संवेदनशील है, न भी हो तो सरकार के सम्मान में बोले जाने, लिखे जाने, कहे जाने की ये एक परंपरा है, इसलिए मैं भी कह रहा हूं सरकार संवेदनशील है। मैं ये सवाल नहीं पूछ रहा हूं कि जब स्थिति की जानकारी सरकार को शुरू से थी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रुख के साथ ही ये स्पष्ट था कि ये जो बीएड के अभ्यर्थियों की स्थिति क्या होनी है, तो उनके समायोजन की व्यवस्था क्यों नहीं की है, पहले ही कर सकते थे। ये सवाल नहीं पूछ रहा हूं मैं। अब चूंकि सरकार सुशासन की है, इसलिए ये सवाल भी नहीं है कि जब विधानसभा में सरकार नहीं बताया कि रिक्त पदों का हिमालय जैसा ढेर है, तो इनको निकालने के बजाय विभाग में ही समायोजित करने का प्रयास क्यों नहीं हो गया, ये सवाल भी नहीं कर रहा हूं। अब सरकार चूंकि सर्वप्रभुता संपन्न है, तो ये सवाल तो पूछा ही नहीं जा सकता है ना कि समिति बनाकर फैसला लेने का जो एक सैद्धांतिक सहमति की बात आती है, जो खबरें हैं कि समिति बन गई है, तो समिति यदि बन गई है तो ये फैसला कब तक ले लेगी? संप्रभुता संपन्न सरकार से भला ये सवाल मैं कैसे पूछूंगा? नहीं पूछ रहा हूं। अब लेकिन ये भी है कि चूंकि मेरी जानकारी ये कहती है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, जब एक खबर मैं आपके लिए बना रहा हूं, तब तक समिति के बनाए जाने को लेकर कोई आदेश जारी नहीं हुआ था। ये बताया गया है कि एक सैद्धांतिक सहमति बनी है। ये भी जान लीजिए कि सैद्धांतिक सहमति और सहानुभूति जैसे शब्द इस मसले को लेके कम से कम महीनों से सुनते चले आ रहे हैं कि सरकार की बड़ी सहानुभूति है। सैद्धांतिक सहमति बन गई है कि कोई कार्य योजना बनाई जाए, कोई समिति बने और इस पर फैसला लिया जाए, इनको राहत देनी है। लेकिन सर्वप्रभुता संपन्न इस सरकार से मैं ये भी नहीं पूछ रहा हूं कि ये जो शब्द हैं इनके मूर्त रूप कब तक ग्रहण कर लेंगे। क्यों पूछना चाहिए, सर्वप्रभुता संपन्न सरकार है। तो अब इस मसले में जरा सा राजनीति को भी देख लेते हैं चलते चलते। कांग्रेस चुप है इस मामले में, उतने आक्रामक तेवर के साथ सामने नहीं है। ये भी चकित करता है कि मुद्दों की कोई कमी चूकती नहीं है। मुद्दे अगर दिख जाएं कांग्रेस को तो कम से कम छत्तीसगढ़ में कांग्रेस चूक नहीं रही है। लेकिन इस मसले में जहां बीएड के अभ्यर्थी जेल पहुंच गए हों, जिनको नौकरी मिली थी और जो कह रहे हों कि हम निर्दोष हैं, हमें नौकरी दे दो, हमें मत हटाओ, जहां पद रिक्त हैं, राज्य सरकार खुद बताती है, वो अब जेल पहुंच गए हैं 30 के करीब। उस मसले पे कांग्रेस क्यों चुप है? तो शायद वो ये भांप रही हो कि सही वक्त कौन सा होगा जब इस मसले पे कूदना चाहिए। शायद वो ये सोच रही होगी कि भर्ती तो हमारे ही समय हुई थी और नियुक्ति पत्र में शर्त का भी उल्लेख था कि जो हाई कोर्ट का अंतिम निर्णय होगा वो उसके अधीन ये भर्ती होगी, तो इस मसले पे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, वो इस ऊहापोह में होगी। तो खैर ये तो कांग्रेस जाने कि कांग्रेस क्यों चुप है और कौन सा मौका देख रही है जो उसको सही मुफीद लगेगा या लगेगा ही नहीं, ये भी नहीं पता मुझे। बीजेपी के जो साहबान हैं वो नाराज़ हैं कि हमारे कार्यालय कैसे चले आए, ये कोई आंदोलन का स्थल है, ये कोई धरना प्रदर्शन का स्थल है, नारेबाजी करने की जगह है, बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है। तो बीजेपी के उन माननीय नेता जिनका जिक्र एक अखबार में आया भी है कि उन्होंने बड़ी नाराज़गी जाहिर की कि कैसे यहाँ पे धरना प्रदर्शन, नारेबाजी कर रहे हो, उनसे कहना चाहता हूँ कि जान की अमान के साथ, आग्रह के साथ कि नाराज़ मत होइए भाई साहब। आपकी पार्टी की सरकार ने उन्हें जेल भेज दिया है, वो आपकी पार्टी के कार्यालय में आके धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जेल भेज दिया है उनको। तो अब गुस्सा मत होइए प्लीज़, अब शांत हो जाइए, बिल्कुल नाराज़ मत होइए। तो ये एक सूचना थी, एक जानकारी जो आपको देनी ज़रूरी थी, क्योंकि हर सूचना और हर जानकारी पे जैसा मैं कहते आता हूँ, आप ही का अधिकार है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ।
फिर कोई सूचना, फिर कोई जानकारी आती है जो आपको देना ज़रूरी होगी तो देने आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।